अब यहाँ पे देखो दोनों का हमें वेट दे रखा है। मेटल क्लोराइड का मुझे निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, एटॉमिक मास आ जाएगा। अब हेलो गाइज, वेलकम टू राइजन एकेडमी। माई सेल्फ उमेश यादव। तो देखो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो हम यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के बारे में बात करेंगे। पहले लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कर लेते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो अब हेडिंग डाल देना लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। हेडिंग डाल दो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो देखो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है। जैसे मैं अगर कोई रिएक्शन कर रहा हूँ, मान लो कि आपका आ, जैसे कि ए रिएक्ट विद बी गिव्स टू ए बी। ठीक है, इस तरह का एक कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे, इक्विवेलेंस ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बी एंड इज इक्वल इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ ए बी। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है कि आपका बराबर बराबर इक्विवेलेंट्स आपके रिएक्ट होते हैं। तो रिएक्टेंट के जितने इक्विवेलेंट्स रिएक्ट होंगे, प्रोडक्ट के भी उतने ही इक्विवेलेंट्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हैं, तो ए के जितने इक्विवेलेंट्स रिएक्ट हो रहे हैं उतने इक्विवेलेंट्स बी के रिएक्ट होते हैं और उतने इक्विवेलेंट्स आपके प्रोडक्ट के बनते हैं। तो ये तो रिएक्शन के लिए हो गया। अगर मान लो कोई कंपाउंड हो, कंपाउंड अगर कोई कंपाउंड होता है, जैसे मैं कोई कंपाउंड ले लेता हूँ, मान लो कि मैं यहाँ पर M2O3 ले रहा हूँ, ये इस तरह का कंपाउंड ले रहा हूँ, M2O3 ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो दो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, एक आपका M है और एक आपका ऑक्सीजन है। तो इक्विवेलेंट ऑफ M के जितने इक्विवेलेंट्स होंगे उतने इक्विवेलेंट्स ऑक्सीजन के होंगे और उतने इक्विवेलेंट्स आपके कंपाउंड के होंगे। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ कंपाउंड, इक्विवेलेंस ऑफ कंपाउंड। तो यही आपका लॉ ऑफ इक्विवेलेंस होता है। सिंपल सी बात है कि आपका बराबर बराबर इक्विवेलेंस होते हैं। ठीक है, अब आपको इक्विवेलेंस निकालने आने चाहिए। तो मैंने आपको बता रखा था इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंस इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में, इन लीटर। और भी तरीके होते हैं, जैसे आप वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट है, इससे भी निकाल सकते हो, या फिर आप वेट अपॉन में मोलर मास इनटू एन फैक्टर, इससे निकाल सकते हो। और वेट अपॉन में मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर हो गया, ये एन फैक्टर हो गया। और आप इसे मोलारिटी में चेंज कर सकते हो, तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में, इनटू एन फैक्टर, इनटू एन फैक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हो। समझ गए, नोट करो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। कर लिया भाई सबने नोट। अब देखो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन। इन एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट कोमा ए पीस ऑफ मेटल, ए पीस ऑफ मेटल M वेजिंग, इसका वेट कितना दे रखा है, 16 ग्राम दे रखा है, गिव्स अप 2.25 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, 23 इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल। तो बताओ मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शंस दे रखे हैं 42.83, सेकंड है 21.33, थर्ड है आपका
83.32 और डी ऑप्शन है आपका 32। ठीक है, तो एक मेटल है जो कि एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो इसका 16 ग्राम 16 ग्राम कितने इलेक्ट्रॉन्स गिव अप करता है? 2.25 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स गिव अप करता है। आपको इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट है किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। जैसे यहाँ पे मुझे मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है, किसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? जब ये रिएक्शन के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो उसका वेट निकल के आता है वही क्या होता है? उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। तो इक्विवेलेंट वेट में हमेशा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो मेटल में, मेटल के अंदर अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेट निकल के आएगा वही क्या होगा? मेटल का इक्विवेलेंट वेट होगा। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो जरा, आपको 2.25 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको वेट दे रखा है, कितना है? 16 ग्राम है, 16 ग्राम है। तो एक का निकाल लो, 16 अपॉन में 2.25 इंटू 10 की पावर 23, और आपको 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालना है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। तो 16 अपॉन में 2.25 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई कर दो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 42.83 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, 42.83 ग्राम। नोट कर लो इसे। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जरा, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम would have to, would have to react, would have to react in order to liberate, in order to liberate 4 Na electrons, 4 Na electrons। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। 12 ग्राम, सेकेंड है आपका 24 ग्राम, थर्ड है आपका 48 ग्राम, और थर्ड है थर्ड हो गया 48 ग्राम, और डी ऑप्शन लास्ट है आपका 96 ग्राम। ठीक है, 96 ग्राम। तो ये आपका, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम वुड हैव टू रिएक्ट इन ऑर्डर टू लिबरेट 4 Na इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो, मैग्नीशियम, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2, गिव्स टू Mg2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे देखो जरा, एक मैग्नीशियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब मोल में बात करते हैं। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम कितना, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है। तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये प्रोड्यूस करता है। अब मैग्नीशियम के 1 मोल का मास क्या होता है? उसका मोलर मास होता है। तो यहाँ पे 2Na लिख देता हूँ। तो 2Na के कोरस्पॉन्डिंग वेट कितना है? इसका मोलर मास 24 ग्राम है। तो एक के लिए निकाल लो तो कितना आ जाएगा? 24 अपॉन में 2Na। हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करने हैं? 4Na। तो 4Na के लिए कितना हो जाएगा? 24 अपॉन में 2Na इंटू 4Na। तो Na से Na कैंसिल हुआ, ये कटेगा इससे, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 48 ग्राम आ जाएगा। तो 48 ग्राम आपका यहाँ पर मैग्नीशियम का हमें रिएक्ट कराना पड़ेगा, तभी वो 4Na इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा। तो 48 पे टिक मार दो। समझ गए? चलो, तो नोट करो इसे। अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? थर्ड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोल्स, थर्ड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
Cr2O7 2 नेगेटिव needed to oxidize needed to oxidize 0.136 equivalents of N2H5 पॉजिटिव हाइड्रोजीनियम आयन है। तो रिएक्शन दे रखी है आपको N2H5 पॉजिटिव प्लस में Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स टू N2 प्लस में Cr3 पॉजिटिव प्लस में H2O। ये दे रखा है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 0.136, सेकेंड 0.272, थर्ड है आपका 0.816, डी 0.0227। ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि Cr2O7 के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे N2H5 के 0.136 इक्विवेलेंट्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप क्वेश्चन को इक्विवेलेंट से सॉल्व कर रहे हो। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं ज़रा, क्योंकि मुझे N2H5 के इक्विवेलेंट्स दे रखे, इतने इक्विवेलेंट्स को मुझे ऑक्सीडाइज करना है। तो सबसे पहले तो एन फैक्टर पता कर लेता हूँ कि एन फैक्टर कितना होगा। यहाँ पे देखो ज़रा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस में 5 इज इक्वल टू +1। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +4, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +2। तो यहाँ पे +2 है और ये 0 पे जा रहा है। ठीक है, +2 से 0 पे जा रहा है तो 2 का चेंज आ रहा है और 2 के लिए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 4 हो गया। इसका एन फैक्टर कितना हो गया 4 हो गया। ये देखो क्रोमियम यहाँ पे +6 पे है, +6 से +3 पे जा रहा है, 3 का चेंज है, 2 के लिए 6 का हो जाएगा। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, एन फैक्टर 6। अब यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा लो। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, इक्विवेलेंट ऑफ Cr2O7 2 नेगेटिव इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजीनियम आइन N2H5 पॉजिटिव। ठीक है, अब इसके इक्विवेलेंट्स तो हमें दे ही रखे हैं। इसके इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे, इसके इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे, इसके मोल्स इनटू इसका एन फैक्टर है। मोल तो वो पूछ ही रहा है, तो मोल इनटू इसका एन फैक्टर कितना है 6 है और इसके इक्विवेलेंट्स कितने हैं 0.136 है। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.136 डिवाइडेड बाय 6 है। अब इसको 6 से डिवाइड कर लो जरा, तो देख लो जरा कितना आ जाएगा आंसर इसका। तो ये आ जाएगा आपका 0.0227। तो इतने मोल्स आपके डाइक्रोमेट आयन के रिक्वायर्ड होंगे N2H5 पॉजिटिव के 0.136 इक्विवेलेंट्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नोट करो इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कर लिया भाई सबने, चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। ये है भाई आपका 4th क्वेश्चन, देखो जरा 4th। एन एलिमेंट एक्स having equivalent mass E forms an oxide ऑक्साइड बना रहा है XMON। द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट शुड बी, एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होगा। पहला ऑप्शन 2En अपॉन में m, सेकेंड ऑप्शन 2Men, थर्ड ऑप्शन E अपॉन में n, डी ऑप्शन En। तो ये हमें बताना है। तो देखो एक एलिमेंट है x जिसका इक्विवेलेंट मास दे रखा है E
ठीक है। तो एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, तो बताओ उस एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होगा। तो भाई इधर से देखो जरा, तो एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट, वेट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास अपॉन में उसका एन फैक्टर, एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर। और यहाँ पे जो एलिमेंट है इसका एन फैक्टर क्या है, एन है। ठीक है, तो एटॉमिक मास में ए ले लेता हूँ अपॉन में एन, और ये क्या आपका एक्स है, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन में एन। तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ए की वैल्यू क्या आ गई है, एक मिनट रुक जाओ जरा, एक एलिमेंट एक्स है तो इसका इक्विवेलेंट मास तो हमें दे रखा है, ई दे रखा है, ई दे रखा है, ये ई आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ई एन हो जाएगा। तो उस एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो क्या आ जाएगा, ई एन आ जाएगा। तो देख लो ई एन कहाँ पे है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। समझ गए, नोट करो, फिर आगे करते हैं नेक्स्ट है। कर लिया भाई। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्वांटिटी ऑफ, ए क्वांटिटी ऑफ 0.298 ग्राम of the chloride, of the chloride of a metal, of a chloride of a metal yielded, yielded 0.348 gram of the sulfate, of the sulfate of same metal, of same metal, the equivalent weight, the equivalent weight of the metal is, of the metal is, पहला ऑप्शन 12, सेकेंड ऑप्शन 20, थर्ड ऑप्शन 39 और डी ऑप्शन आपका 41.5 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एक क्वांटिटी ऑफ 0.298 ग्राम ऑफ द क्लोराइड ऑफ ए मेटल, मेटल का क्लोराइड है, यील्डेड 0.348 ग्राम ऑफ सल्फेट ऑफ सेम मेटल, सेम मेटल का सल्फेट बनता है, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल, बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे देखो जरा, तो मैं क्या करूँगा इसको, इक्विवेलेंट्स ऑफ, इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल सल्फेट, मेटल सल्फेट। ठीक है, मेटल क्लोराइड के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मेटल क्लोराइड के इक्विवेलेंट हैं। अब यहाँ पे देखो दोनों का हमें वेट दे रखा है, दोनों का वेट दे रखा है, तो ये हो जाएगा गिवन वेट 298 डिवाइडेड बाय इसका इक्विवेलेंट वेट है। अब इसका इक्विवेलेंट वेट मान लेते ई है, ठीक है, ई इज इक्वल टू इसका वेट 0.348 डिवाइडेड बाय इसका इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है, ये E1 ले लेता हूँ, सॉरी इसको वैसे ले लो, ये E ले लो, ये E डैश ले लो, इस तरीके से। तो 0.298 है। अब मेटल कार्बोनेट का, मेटल सॉरी मेटल क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, भाई मेटल क्लोराइड है। अब मुझे नहीं पता कि मेटल कौन सा है, ठीक है, मुझे नहीं पता है कि मेटल कौन सा है। तो यहाँ पे देखो जरा, तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट है, मेटल का इक्विवेलेंट वेट है, क्योंकि मेटल क्लोराइड का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो क्या होगा, मैंने बताया था आपको, मेटल क्लोराइड है, ये क्या है, मेटल क्लोराइड, MClX ले लो। तो इसका इक्विवेलेंट वेट जो होगा E, वो क्या हो जाएगा, मेटल का इक्विवेलेंट वेट और इसका इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है,
मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट है। मेटल का इक्विवेलेंट वेट और ये क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट, क्लोरीन का। ठीक है, और इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, 35.5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस में 35.5 है, इज इक्वल टू, इधर देखो इसका, तो ये 0.348 है अपॉन में मेटल का इक्विवेलेंट वेट है प्लस मेटल सल्फेट है ना, प्लस सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट। सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, तो उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय उसका इनफेक्टर, इसका इनफेक्टर कितना होता है, 2 होता है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 32 प्लस 64, तो ये हो गया आपका 6 और ये 96 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 48 है। तो यहाँ से आप मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकाल लो। तो मेटल का जो इक्विवेलेंट वेट आता है निकल के, वो कितना आ जाता है, 39 आ जाता है। मेटल का इक्विवेलेंट वेट कितना निकल के आता है, 39। हमें यही निकालना था, मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना था, तो 39 आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आपका सही है। ठीक है, नोट करो इसे। कर लिया भाई सबने? आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट है, द वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड इज 77। मेटल क्लोराइड की वेपर डेंसिटी दे रखी है, तो स्टॉप। इफ इट्स इक्विवेलेंट वेट is 3, then atomic mass of metal will be। तो बताओ मेटल का एटॉमिक मास क्या होगा। पहला ऑप्शन है 3, सेकंड ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन है आपका 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आपको वेपर डेंसिटी दे रखी है किसकी, मेटल क्लोराइड की। वैसे तो गैस के लिए होता है, तो मेटल क्लोराइड आपका वोलेटाइल ही है, तो वेपर फॉर्म में होगा, तो इसका आपको वेपर डेंसिटी दे रखा है। तो वेपर डेंसिटी क्या होता है, मोलर मास अपॉन में 2 होता है। तो यहाँ से मेटल क्लोराइड का मोलर मास निकल के आ जाएगा, तो 2 इंटू 77 है, तो ये कितना हो गया, 4 और ये 15। ठीक है, तो 154 ग्राम मेटल क्लोराइड का क्या है, ये आपका मोलर मास है। ठीक है, इफ इट्स इक्विवेलेंट वेट इज 3, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट है, यहाँ पे मेटल का इक्विवेलेंट वेट है, ये मेटल का इक्विवेलेंट वेट हमें 3 दे रखा है। ठीक है, तो बताओ कि मेटल का एटॉमिक मास क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेटल क्लोराइड कैसा होगा मुझे तो पता नहीं है, MClX होगा। ठीक है, इसको तोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, MX पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, ये हो जाएगा आपका MX पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे इसका इनफेक्टर X हो गया, ये इसका इनफेक्टर 1 हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट वेट तो हमें, ठीक है ना, ये तो पता ही है 35.5, क्योंकि इनफेक्टर 1 है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट इसके मोलर मास के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा, तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करना है, तो ये आपका देखो जरा, तो यहाँ पे क्या लिखूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ, सॉरी, इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल क्लोराइड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोराइड, ये लिख लेता हूं, इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोराइड। एक मिनट जरा, क्लोराइड नहीं करता, मेटल कर देता हूं, इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल, ये कर लेते हैं। अब देखो मेटल क्लोराइड का मुझे क्या करना, निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, पर मुझे इसका वेट तो पता ही नहीं है।
तो ये तो हो ही नहीं पाएगा। तो मेटल क्लोराइड तो मुझे लेना ही नहीं है, ठीक है ना। इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट ऑफ क्लोराइड है, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हटाओ जरा इसे, ये तो नहीं कर पाऊंगा, इसमें वेट ही नहीं है। ठीक है, तो वेट तो मेरे पास इनका भी नहीं है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, सॉरी, इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ क्लोराइड, ये हो गया। एक मिनट रुक जरा, यहाँ पे इसका मोलर मास मुझे पता चल गया है, मेटल क्लोराइड का मोलर मास पता चल गया है। एक मिनट हो जाए, ये इफ इट्स इक्विवेलेंट वेट है, ये मेटल क्लोराइड का ही इक्विवेलेंट वेट है, तो मेटल क्लोराइड ही ले लें, मेटल क्लोराइड का ही इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है, मेटल क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वेट अपॉन में, वेट अपॉन में इसका इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट 3 है, इक्विवेलेंट वेट 3। अब यहाँ से देखो, इसको हम ऐसे पता कर लेंगे, यहाँ से ऐसे पता हो जाएगा सीधा, क्योंकि क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट कितना, 35.5 है, 35.5 है, 35.5 है, इतना इसका इक्विवेलेंट वेट है। एक मिनट जरा इससे, हाँ तो ये फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, तो एन फैक्टर एक बार एन फैक्टर निकालते हैं, एन फैक्टर इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन में इक्विवेलेंट वेट है, मोलर मास अपॉन में, हाँ एन फैक्टर एक बार पता कर लेते हैं तो उससे पता लग जाएगा। एन फैक्टर निकालो, मोलर मास अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि कुछ वेट ही नहीं दे रखा हमें, एन फैक्टर मोलर मास अपॉन में इक्विवेलेंट वेट है। तो मोलर मास इसका कितना दे रखा है, 154 दे रखा है, और इसका इक्विवेलेंट वेट जो होगा, इसका इक्विवेलेंट वेट 3 दे रखा है, तो मुझे इसका एन फैक्टर मिल जाएगा। तो इसको काटूंगा तो कितना मिलेगा, 5, तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, दो जरा यार, इक्विवेलेंट वेट ये है किसका भाई, मेटल क्लोराइड का तो इक्विवेलेंट वेट नहीं है। वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड 77 इफ इट्स इक्विवेलेंट वेट इज 3, ये मेटल का ही इक्विवेलेंट वेट है, इफ इट्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ये मेटल का ही इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है भाई, मेटल का इक्विवेलेंट वेट है, तो ऐसे तो आ ही नहीं पाएगा। तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट 3 हो जाएगा, प्लस ये 35.5 है, तो इसे ऐड करके काटो जरा, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया, 4 आ गया। तो एन फैक्टर मुझे पता लग गया क्या है, 4 है, इस पूरे का 4 है। तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ पर क्या होगा, ये आपका MCl4 होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू यही होगी, M4 पॉजिटिव है और ये Cl नेगेटिव है। ठीक है, तभी तो भाई कंपाउंड के लिए एन फैक्टर क्या होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज है ऑन कैटाइन या टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन अनाइन है। टोटल पॉजिटिव चार्ज आपका यही होगा फिर। ठीक है, एन फैक्टर 4 है, तो आपका टोटल पॉजिटिव चार्ज 4 पॉजिटिव होगा। तो मेटल का एन फैक्टर कितना हो गया, 4 हो गया, लेकिन क्लोराइड का एन फैक्टर तो 1 ही है। ठीक है, 1 ही है। अब मुझे क्या करना है, इसका एटॉमिक मास निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, एटॉमिक मास आ जाएगा। अब लगाओ फिर से फॉर्मूला यही, तो एन फैक्टर इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन में इसका एन फैक्टर है, एन फैक्टर कितना है, 4। एक मिनट, ये इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन में एन फैक्टर कितना है, 4, और इक्विवेलेंट वेट कितना है मेरा, 3 है। तो 3 इज इक्वल टू ए अपॉन में 4, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 ग्राम आ गया। तो एटॉमिक मास आपका कितना आ जाएगा, 12 ग्राम आ जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। समझ रहे हो, नोट करो इसे। कर लिया भाई सबने, चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वांटिटी ऑफ, एक क्वांटिटी ऑफ 1.0 ग्राम
ऑफ एन एसिड, ऑफ एन एसिड व्हेन कंप्लीटली acted upon by magnesium gave 1.301 gram of the anhydrous magnesium salt, full stop. The equivalent weight of the acid is, बताओ क्या होगा। पहला ऑप्शन 35.54, सेकेंड ऑप्शन 36.54, थर्ड ऑप्शन 48, डी ऑप्शन 49। तो देखो कैसे करोगे इसे, बहुत ही सिंपल है। क्वांटिटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन एसिड व्हेन कंप्लीटली एक्टेड अपॉन बाय मैग्नीशियम गेव 1.301 ग्राम ऑफ द एनहाइड्रस मैग्नीशियम सॉल्ट। ठीक है, एक एसिड है जिसपे हम मैग्नीशियम की रिएक्शन करा रहे हैं, तो मुझे क्या मिलता है, मैग्नीशियम सॉल्ट इतना मिल जाता है। तो बताओ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड क्या होगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड के इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि वेट दे रखा है इसका, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, तो वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट लिखूंगा, तो इसका वेट कितना 1 डिवाइडेड बाय इसका इक्विवेलेंट वेट है E इज इक्वल टू मैग्नीशियम सॉल्ट है, मैग्नीशियम सॉल्ट इसका वेट कितना दे रखा है 1.301, मैग्नीशियम सल्फेट है भाई। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट का आपका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, इसका मोलर मास कितना है MgSO4, ये हो गया आपका 24 प्लस में 32 प्लस में 64, तो 4 4 8 और 2 10। ठीक है, 9 और 10 10 हो गया, 10 2 12 हो गया, 120 ग्राम है इसका मोलर मास कितना है 120 ग्राम, और इसका एन फैक्टर कितना है 2 है, तो ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ये 60 आ गया, तो यहाँ से ई की वैल्यू निकाल लो, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे ये आपका आ जाएगा, सॉल्व करने पे ये आ रहा है आपका एसिड का इक्विवेलेंट वेट जो है वो कितना आ रहा है 35, एक मिनट जरा ये एक बार मल्टीप्लाई करो जरा इसे, तो ये 60 डिवाइडेड बाय 1.301, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 60 डिवाइडेड बाय 1.301, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 46.11 आ जाएगा, 46.11। तो 46.11 तो नहीं आ रहा भाई, ऐसा कुछ नहीं। 46.1 तो नहीं आ रहा है। अब भाई एसिड है, अरे अच्छा एक बार रुक जाओ, एसिड है ना, ठीक है एसिड है, सल्फेट थोड़ी ना है, तो सल्फेट नहीं है भाई, सल्फेट नहीं है, ये भाई जो सल्फेट नहीं है, मैग्नीशियम सॉल्ट ही है भाई, मैग्नीशियम सॉल्ट है, बस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, अब मैग्नीशियम सॉल्ट है तो मैग्नीशियम का जो एन फैक्टर होता है वो क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो 12 हो गया, 12 प्लस में जिससे भी मतलब जो भी आपका सॉल्ट होगा उसका इक्विवेलेंट वेट है, जो अनाइन होगा, ये तो कटाइन हो गया, अनाइन का इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है, अनाइन ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। ठीक है, अनाइन का इक्विवेलेंट वेट है, तो यहाँ से फिर आप निकालो जरा। अब इसमें देखो जरा, एसिड में भी आपका क्या होगा, कटाइन होगा और अनाइन होगा। कटाइन कौन है, हाइड्रोजन है,
कटाइन कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वन हो गया, और अनाइन वाला पार्ट तो आपका इस सॉल्ट में ही जाएगा, इस सॉल्ट में। तो ये हो गया अनाइन। तो यहाँ से आपका अनाइन का इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा? अनाइन का इक्विवेलेंट वेट आएगा, ये आएगा 35.54 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है। अब मुझे एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड है। तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? आपका हाइड्रोजन 1 है और प्लस 35.54 है, तो ये कितना आ जाएगा? 36.54 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36.54, ये हो जाएगा आपका। समझ गए? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप खुद से भी ट्राई करो इसे, ठीक है ना। तो जो हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट्स, उसके ऊपर ये आपके क्वेश्चंस हो गए हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया अब, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में अब हम क्या करेंगे, नया कुछ स्टार्ट करते हैं, अब इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही है, गुड बाय।